अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आज MGT 211 मिड टर्म का शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज क्या हैं, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी लिमिटेशंस का, कौन कौन से बाउंड्रीज फैक्टर का सामना करना पड़ता है। All businesses, regardless of their size, location or mission, operate within a large external environment. किसी भी environment के अंदर उन्होंने अपने size को भी देखना है, अपनी location को भी देखना है कि किस जगह पे हमारी organization काम कर रही है और उसका mission क्या है, operate कैसे की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को किसी भी environment के अंदर अपने आप को देखना पड़ता है। तो मल्टीपल इन्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि हमने देखना है कि कौन कौन से इन्वायरमेंट उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे असरअंदाज होते हैं। तो इंक्लूड इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंसिडरेशन, सोशल इशू और द ग्लोबल इन्वायरमेंट, सोशल ऑफ द इशू ऑफ द एथिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन तमाम इन्वायरमेंट का उसको सामना करना पड़ता है। अब हम उसको बारी बारी देखेंगे। तो पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, कि कौन सी इकोनॉमिकली मुआशी सूरत हाल होती हैं जिसके अंदर अब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस साइकिल, पार्टनर ऑफ द शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन इन द इकॉनमी। साइकिल में ये देखा जाएगा कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्या लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं या नहीं कर रही। तो दूसरा पॉइंट है एग्रीगेट आउटपुट, टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, क्या जो वो पीरियड एक साल है या कुछ अरसा है उसके अंदर वो अपनी प्रोडक्शन और सर्विसेज और गुड्स को क्या वो प्रोड्यूस कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये एग्रीगेट देखा जाएगा कि उसकी आउटपुट कितनी है, वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कितनी कर रहा है। फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टोटल क्वांटिटी एंड quality and quantity of the goods and services that country's citizen can purchase with a currency under their economic system। वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुआशियत के मुआशियत के अंदर रह के, अपनी ज़िंदगी के अंदर रह के वो करेंसी से कितनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे जीडीपी कहते हैं, और दूसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। ये बहुत अहम है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या है। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ नेशनल इकोनॉमी थ्रू डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर जो गिवन पीरियड होता है उसके अंदर वो अपनी चीज़ों की गुड्स और सर्विसेज कितनी मिकदार के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो होती है किसी भी मुल्क की जीडीपी। कि अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन की गई है। तो नेशनल फैक्टर के अंदर क्या है कि टोटल वैल्यू एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस आज नेशनल इकोनॉमी विद इन अ गिवन पीरियड रिगार्डलेस ऑफ देयर द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज लोकेटेड। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको नज़रअंदाज करके अगर देखा जाए तो वो कितनी प्रोडक्शन और सर्विसेज कर रहे हैं बाकी मुल्कों के लिए भी। हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी सिर्फ एक मुल्क की होती है और जीएनपी के अंदर फ़र्क ये आ जाता है कि वो फैक्टर असरअंदाज नहीं होते और आप ये अपनी चीज़ों को बाहर भी सेल कर सकते हैं। ट्रेड सरप्लस, a positive balance of the trade plus when the country exports sells to other countries more than its import buy from the other countries। इसमें बताया गया है कि एक्सपोर्ट क्या है, इम्पोर्ट क्या है। ये तो आप सब लोग पहले जानते होंगे। एक्सपोर्ट जो चीज़ें हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं और इम्पोर्ट वो चीज़ें जो हम दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, हम दूसरे कंट्रीज़ को चीज़ों को ज़्यादा बेचेंगे और वहाँ से ख़रीदेंगे कम, तो हमारा जो ट्रेड होगी, हमारी तिजारत होगी, वो सरप्लस होगी। अगर इसी का उल्ट हो जाएगा कि अगर हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी और हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, तो फिर वो ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड सरप्लस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ट्रेड जो डेफिसिट होता है वो हमेशा कम होता है। तो किसी भी मुल्क की जो ट्रेड होती है, वो ट्रेड सरप्लस अगर ज़्यादा होगी तो उसका जो करेंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी और वो मुल्क जो है वो तरक्की करता रहेगा। अब ट्रेड डेफिसिट को भी थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन कर लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट की जो डेफिनेशन है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ द ट्रेड रिजल्ट व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। तो उसमें वही कह रहा है कि जब इंपोर्ट किसी भी कंट्री की ज़्यादा हो जाती है और एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो वो डेफिसिट के अंदर चला जाता है। उसके बाद है मैनेजिंग
और द इकोनॉमिक, अपनी इकोनॉमी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला है फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट डिटरमाइन हाउ टू गवर्नमेंट कलेक्ट एंड स्पेंड इट्स रेवेन्यू। तो इसमें गवर्नमेंट ये पॉलिसी हमारी मैनेज करती है कि हमने कैसे रेवेन्यू को इकट्ठा करना है और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे उसको खर्च करना है। तो वो आ जाती हैं फिस्कल पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि लोगों की तादाद के बाद, जैसे पाकिस्तान की आबादी या मुल्क, किसी भी मुल्क की आबादी में इजाफा होता जाता है, तो उसके अंदर फिर वो पॉलिसीज करती हैं कि किस तरीके उस चीज़ को आगे फेस किया जाना है। तो स्टेबिलिटी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्रेसिंग बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी, इसके अंदर दोनों को देखा जाता है कि कैसे उसको स्मूथली आप चलाएंगे, कैसे इन्फ्लेशन करेंगे, आउटपुट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, स्टेबिलिटी, प्राइस भी आपकी स्टेबल रहे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाएगी। अब उसके बाद है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उस स्टडीज़ को देखा जाता है। लोगों की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, आबादी में इजाफा किस हिसाब से हो रहा है, जेंडर कितनी है, एज के हिसाब से लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है, गरीब कितने हैं, मिडिल लेवल पे कौन से हैं और रिच कौन से हैं। और यही देखा जाता है कि एजुकेशन कितनी है, पढ़े लिखे कितने हैं, ग्राफिक, ये सारी फैमिली स्ट्रक्चर इसके अंदर आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि जो भी सियासी सूरत हाल और कानूनी दायरा कार है उसको कैसे ऑपरेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट स्ट्रांगली इफेक्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजन, किसी भी बिजनेस के डिसीजन पे पॉलिटिकल सियासी सूरत हाल और लीगली जो है वो असरअंदाज ज़रूर होती है। आपने ये सुना होगा कि जैसे किसी भी मुल्क की सियासी सूरत हाल चेंज होती है या उसमें गड़बड़ आती है, तो आपकी जो ट्रेड है या आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वो अप एंड डाउन ज़रूर होती है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट कौन से हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में आप ये देख सकते हैं जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, फैक्टर्स सच एज चेंज इन वेदर, मौसम के अंदर जो तब्दीली होती है, इन क्लाइमेट्स, अर्थक्वेक, ज़लज़ले वगैरह आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, या नेचुरल सोर्सेज आर कंसिडर्ड द नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर इस चीज़ को, क्योंकि ये इंसान के बस में तो नहीं होता ना, इस चीज़ को वो चेंज कर सकते। ये कुदरती तौर पे जो भी आफात होती हैं या माहौल बनता है उसको ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कहते हैं। नेचुरल फैक्टर आर नॉट कंट्रोल एनी बिजनेस, वो किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि ये कुदरती तौर पे होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। तो इसको कोई भी बंदा तब्दील भी नहीं कर सकता और ना इसको कोई भी कंट्रोल कर सकता है। ये था लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी मसला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरा जीमेल भी होगा, अगर आप मेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।